नमस्कार दोस्तों, घटना चक्र पूर्वालोकन की इस सीरीज में मैं प्रशांत आप सबका स्वागत करता हूं। इस सीरीज के तहत हम मध्यकालीन भारतीय इतिहास से जुड़े हुए पिछले वर्षों में विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों को एक क्रम से डिस्कस कर रहे हैं। इस सीरीज का ये मेरा चौथा लेक्चर है। इस सीरीज के 3 लेक्चर ऑलरेडी इस चैनल पे अपलोड किए जा चुके हैं, जिन्हें अभी तक अगर आपने ना देखा हो तो आप इस चैनल पे चले जाइए। वहां पर आपको मेडाइवल हिस्ट्री PYQ इस नाम से एक प्लेलिस्ट मिलेगी। उस प्लेलिस्ट में इस सीरीज के सभी लेक्चर्स आपको एक क्रम से देखने को मिल जाएंगे, तो वहां जाकर के आप उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए अब अधिक देर ना करते हुए इस लेक्चर को प्रारंभ करते हैं। तो देखिए, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे तुगलक और लोदी वंश से जुड़े हुए प्रश्नों को। यह दिल्ली सल्तनत का हमारा लास्ट PYQ होगा। तो ज्यादातर प्रश्न तो तुगलकों से पूछे गए हैं, कुछ लोदी से पूछे गए हैं और सैयद से तो बिल्कुल प्रश्न पूछे ही नहीं गए हैं। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। चलिए अब सीधे हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। तो अब आपके स्क्रीन पे पहला प्रश्न दिख रहा है। इसी तरह से एक क्रम से एक के बाद एक प्रश्न आपको दिखेंगे। उन्हें आपको पढ़ना है मेरे साथ, उन्हें सॉल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आपको अपना उत्तर लिखना है। चलिए पहले प्रश्न को पढ़ते हैं। अलाउद्दीन खिलजी के निम्न सेनाध्यक्षों में से कौन सा तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना? गाजी मलिक, मलिक काफूर, जफर खां, उबेक खां। तो बहुत पुराना यह प्रश्न है। कुल मिला के पूछा जा रहा है कि तुगलक वंश की स्थापना किसने की। ठीक है, तो गाजी मलिक, ये हमारा उत्तर है। गाजी मलिक ने तुगलक वंश की स्थापना की और गियासुद्दीन तुगलक के नाम से यह गद्दी पर बैठा। गद्दी पर बैठने से पूर्व यह मुल्तान और दीपालपुर का गवर्नर रह चुका था और उसी दौरान एक भारतीय मुसलमान जिसका नाम था नासिरुद्दीन खुसरो शाह, ये एक भारतीय मुसलमान था जिसने मुबारक शाह खिलजी की हत्या करके दिल्ली सल्तनत पर अपनी बादशाहत घोषित कर दी थी। तो यही गाजी मलिक ने उसके विरुद्ध इस्लाम खतरे में है इसका नारा दिया और उसको जो है मार करके, नासिरुद्दीन खुसरो शाह को मार करके गाजी मलिक गयासुद्दीन तुगलक के नाम से दिल्ली की गद्दी पे बैठा। गाजी मलिक इसकी उपाधि थी, जो कि इसे मंगोलों के विरुद्ध जो इसने सफलता प्राप्त की थी उसके लिए इसे मिली थी। तो ये हमारा उत्तर है। अगला प्रश्न, गाजी मलिक किस वंश का संस्थापक था? तुगलक, खिलजी, सैयद, लोदी। तो निश्चित रूप से गाजी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक था। अगला, कृषि को समुन्नत करने के लिए नहर खुदवाने के संदर्भ में 13वीं शताब्दी का निम्नलिखित में पहला शासक होने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो पहला शासक कौन था दिल्ली सल्तनत का जिसने नहर खुदवाने का काम किया? बलबन, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक और रजिया बेगम। तो निश्चित रूप से गयासुद्दीन तुगलक हमारा उत्तर है सी। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अच्छा, अब जो है गियासुद्दीन तुगलक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को हम देख लें। तो देखिए, गियासुद्दीन तुगलक जिसे गाजी मलिक 1320 ईस्वी में, मैंने आपको बताया कि खुसरो शाह को पराजित कर तुगलक वंश की इसने नींव डाली। यह दिल्ली का प्रथम सुल्तान था जिसने अपने नाम के साथ गाजी इस शब्द को जो है जोड़ा और यह उपाधि उसे मंगोलों को पराजित करने के उपलक्ष्य में मिली या इसने धारण किया। सुल्तान बनने के बाद इसने मध्य मार्ग की नीति का अनुसरण किया। जैसे आपको याद होगा तो अलाउद्दीन ने खुतों, चौधरियों और मुकदमों के पुश्तैनी अधिकार को वापस ले लिया, जो उनके टैक्स कलेक्शन का अधिकार था, उसको इसने फिर से बहाल कर दिया। किसानों से उपज का 33% भाग कर के रूप में लेने प्रारंभ किया, जबकि अलाउद्दीन खिलजी 50% लेता था। सिंचाई हेतु नहरों का निर्माण करने वाला ये प्रथम सुल्तान था। तो ये सारी चीजें जो मैं PPT यूज करता हूं ये सब क्लास में पढ़ाई गई हैं और सीधे सीधे आप देख रहे हैं कि पिछले वर्षों में पूछी जा रही हैं। अगला, किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया? खिलजी वंश, लोदी वंश, दास वंश, तुगलक वंश।
तो देखिए, दिल्ली सल्तनत पर कुल 5 राजवंशों ने शासन किया। सबसे पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। इन सब में सबसे अधिक समय तक शासन किया तुगलक वंश ने। 1320 से लेकर 1412 ईस्वी तक तुगलकों ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया और ये 94 वर्ष का पीरियड था। सबसे कम किसने शासन किया? तो सबसे कम खिलजी वंश ने दिल्ली सल्तनत पर शासन किया, केवल 30 वर्ष। तो सबसे अधिक तुगलक और सबसे कम जो है खिलजी। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर होगा। सुल्तानों ने सबसे अधिक तक समय तक शासन किया तो तुगलक वंश के सुल्तानों ने किया। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित एवं आयुर्विज्ञान सहित अनेक विधाओं में माहिर था, उसका क्या नाम है? तो इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी। तो दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक मोहम्मद बिन तुगलक था। तो इसे कहा गया कि बहुत विद्वान, बहुत विवादित और विरोधाभासों से युक्त दिल्ली सल्तनत का यह सुल्तान था। इसने 5 जो है बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं प्रारंभ की और पांचों की पांचों फेल हो गई। ठीक है, एक एक करके आगे हम देखेंगे। अमीर ए कोही एक नया विभाग की सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक और सिकंदर लोदी। तो अमीर ए दीवान कोही एक नया विभाग शुरू किया गया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। इस विभाग का काम क्या था? तो ये कृषकों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान करता था ताकि कृषि को और अधिक उन्नत किया जा सके और अधिक से अधिक भूमि को कृषि के अंतर्गत लाया जा सके। और इसने फसल चक्र में हेर फेर करना है कि मतलब इस साल ये फसल बोया तो अगले साल दूसरी फसल बोए। तो फसल चक्र का भी जो है इसमें उल्लेख है कि फसल चक्र बदल बदल के फसलों को हेर फेर करके बोना चाहिए। दिल्ली के किस सुल्तान ने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना एवं फसल चक्र की योजना बनाई? देखिए, तो ये जो है निश्चित रूप से मोहम्मद बिन तुगलक है। डी हमारा उत्तर है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। दीवाने कोही किससे संबंधित है? अब देखिए कितना एक ही प्रश्न रिपीट हो रहा है। तो दीवाने कोही मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अकबर, अलाउद्दीन खिलजी। निश्चित रूप से मोहम्मद तुगलक से ये जुड़ा हुआ है। ये हमारा उत्तर है। अगला, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद, कालिंजर, कन्नौज, लाहौर। तो मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले गया दौलताबाद। तो दौलताबाद जिसका नाम था देवगिरी, और देवगिरी जहां के शासक थे रामचंद्र देव, तो देवगिरी को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। तो इसने देखा कि दिल्ली में बैठ करके दक्षिण के राज्यों पर ठीक प्रकार से शासन नहीं चलाया जा सकता है। अब अलाउद्दीन खिलजी को हम देखें तो अलाउद्दीन खिलजी ने कहा कि बस हमें अपना नाम, अपना जो है ये मानो कि तुम हमारे अंडर में हो, हमको टैक्स देते रहो और उसके बाद तुम राज्य करो। लेकिन तुगलकों ने इस नीति को पलट दिया। हालांकि देवगिरी तो जो है खिलजियों के समय में ही मिला लिया गया दिल्ली सल्तनत में। तो अब इसको ये कि अब प्रत्यक्ष शासन करना है तो दिल्ली से दक्षिण भारत बहुत दूर है, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? तो इसके दिमाग में ये आइडिया है कि दिल्ली की जगह अगर हम देवगिरी को राजधानी बनाते हैं तो हम उत्तर में भी शासन कर पाएंगे और दक्षिण में भी शासन कर पाएंगे और जो सेंटर होगा वो जो है मध्य में होगा हमारे शासन का। तो ये एक अच्छा विचार था, लेकिन यह भी विचार फ्लॉप हो गया। इब्न बतूता इसके बारे में विस्तार से लिखा है कि कैसे जो है सबको आदेश दिया गया कि नहीं अब चलना है दौलताबाद। उसने तो एक उल्लेख ये भी किया है कि एक अंधा व्यक्ति था जो कि छुप गया था, सैनिकों ने उसको पकड़ा और गाड़ी से मतलब बैलगाड़ी के पीछे उसको ऐसे बांध दिया गया और रगड़ते हुए ले जाया गया। जब दौलताबाद पहुंचा तो उसका केवल एक पैर पहुंचा। इस तरह की बहुत कहानी है। ठीक है, तो ये अभियान भी इसका फेल हो गया। तो इसके कुल 5 अभियानों का उल्लेख जो है किया गया है। पहला, दोआब में कर वृद्धि। तो दोआब के क्षेत्र में इसने कर वृद्धि की और जब कर वृद्धि की उसी समय अकाल पड़ गया।
तो एक तो जो है भू राजस्व में बढ़ोतरी हुई और दूसरे अकाल पड़ गया, तो सिर मुड़वाते ही ओला पड़ गया। इसके अलावा राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद ले जाने की बात जो है यह भी फेल कर गई। ठीक है, इसके अलावा इसने सांकेतिक मुद्रा को भी प्रारंभ किया, जिसके बारे में हम आगे प्रश्न आएगा तो डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इसने खुरासान और कराचील का अभियान किया। ठीक है, एक बहुत बड़ी सेना तैयार की। तो ये इसकी 5 योजनाएं थी। अगला, दिल्ली से दौलताबाद राजधानी के स्थानांतरण का आदेश दिया था, तो निश्चित रूप से सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोदी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने यह किया कि जो उस समय चांदी का टंका चलता था उसके स्थान पे तांबे का, कांसे का एक जो है प्रतीक मुद्रा इसने जारी किया और यह कहा कि जो कांसे की मुद्रा का, तांबे की मुद्रा का मूल्य होगा वही चांदी के मुद्रा का मूल्य होगा। लेकिन मार्केट में चांदी और तांबे के मूल्य में बहुत अधिक अंतर था। जैसे सिक्के के रूप में अगर 1 रुपए का चांदी का सिक्का है, 1 रुपए का तांबे का सिक्का है, तो गवर्नमेंट ने यह कहा कि ये दोनों सिक्कों का मूल्य क्या है, बराबर है। लेकिन ऐसे अगर कोई सुनार के पास जाए तो तांबे का मूल्य बहुत कम और चांदी का मूल्य बहुत उसमें अंतर था। तो अब ऐसे में क्या हुआ कि तांबे को दे करके और चांदी को देकर कोई तांबा नहीं लेना चाहता था कि भाई हम तांबे का सिक्का क्यों ले, ये तो सांकेतिक मुद्रा है, इसका मूल्य उतना नहीं है जितना चांदी के सिक्के का है। तो लोगों ने लेने से इनकार कर दिया, पहला। और दूसरा ये कि नकली टकसालें खुल गई और उस पे धड़ाधड़ जो है तांबे के सिक्के प्रिंट होने लगे। क्योंकि वो एक सांकेतिक मुद्रा था। सांकेतिक मुद्रा के साथ यही था कि भाई सब लोग छाप ले। अब जैसे पहले जो सिक्के चलते थे उसमें क्या होता था कि सिक्का का जो मूल्य होता था वही धातु का भी मूल्य होता था। तो कोई ऐसे टकसाल में उनका निर्माण करके भी कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि अगर 10 ग्राम का सिक्का चांदी का बनाते हैं तो 10 ग्राम का भी मूल्य मार्केट में वही है, तो आप बना के भी कुछ नहीं। लेकिन यहां पर क्या था कि नकली सिक्के चलाने से लाभ था, तो ऐसे में यह किया गया, तो यह भी प्लान फेल हो गया। अगला, निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया? तो निश्चित रूप से मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। कथन ए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहा गया। तो यह सही है, इसने एक स्वर्ण सिक्का जारी किया। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिम एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो टोकन मुद्रा तो इसने कांसा या तांबा का जारी किया, पहली चीज है, यह गलत है। ठीक है, और उसका उद्देश्य यह नहीं था कि पश्चिम एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में हमें अभिवृद्धि करनी है। ठीक है, तो कथन ए सही है और कारण आर गलत है, इसका मतलब सी हमारा उत्तर है। आगे बढ़ते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन है। मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई, निश्चित रूप से असफल सिद्ध हुई। मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था, निश्चित रूप से मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था और यह एक नया कॉन्सेप्ट भी था। हालांकि इससे पहले अन्य देशों में इसे आजमाया गया था, लेकिन यह था एक नया कॉन्सेप्ट उस समय के लिए। और उस समय इस तरह की प्रशासनिक ढांचा नहीं थी कि रोका जा सके इसे, तो नकली टकसालें खुल गई और धड़ाधड़ जो है तांबे के सिक्के लोगों ने जारी करना शुरू कर दिया। और जिन लोगों के पास चांदी के सिक्का था उन्होंने मना कर दिया कि हम तांबा का सिक्का नहीं लेंगे। तो कुल मिलाकर के टैक्स के रूप में तांबे के सिक्के जो नकली थे वो जमा होने लगे, तो एक पूरा उनका जो है भंडार हो गया। तो निश्चित रूप से मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना इसलिए सफल सिद्ध हो गई क्योंकि मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। अब आज उचित नियंत्रण है। 2000 के नोट है,
उसके कागज का वैल्यू कितना होगा, 1 रुपया, 2 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपये, इससे ज्यादा तो नहीं होगा। लेकिन हम क्या मानते हैं कि ये 2000 की मुद्रा है। पहले होता था कि इसके पीछे सोना रखा है, सोना भी नहीं रखा जाता, केवल एक प्रॉमिसनरी नोट जारी किया जाता कि मैं धारक को 2000 रुपए देने का वचन देता हूं, या 500 की नोट हो तो वचन देता हूं, उसी वचन पे वो मुद्रा चल रही है। ठीक है। और इसमें भी हम देखते हैं कि पाकिस्तान के रास्ते से मान लीजिए इधर तो नई मुद्रा आई है, तब से नहीं हो रहा है, जब से नोटबंदी के बाद। लेकिन पहले आप लोग भी सुनते थे कि 500 की नकली नोट बहुत बड़े पैमाने पर जो है हमारी अर्थव्यवस्था में थी, वो पाकिस्तान के रास्ते प्रिंट होकर के आ जाती थी। ठीक है। तो ए हमारा उत्तर है, ए और आर दोनों सही है। आर सही व्याख्या है ए की। अगला, मूर देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया? मोहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर, महमूद गजनी। तो मूर देश यानी मोरक्को का यात्री इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया, और मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे दिल्ली का काजी भी बनाया, और बाद में चीन में जब इसने एक जो है दूत मंडल भेजा, तो वो इब्न बतूता के ही अध्यक्षता में इसने वो जो है शिष्टमंडल भेजा। ठीक है। रेहला एक प्रसिद्ध किताब है, वो इब्न बतूता ने ही लिखी है। अगला, मध्यकालीन यात्री एवं लेखक इब्न बतूता किस देश का निवासी था? फारस, मोरक्को, निश्चित रूप से मोरक्को, अफ्रीका। ठीक है। बी हमारा उत्तर है। अगला, इब्न बतूता भारत में किसके शासनकाल में आया? बहलोल लोदी, फिरोज तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक। देखिए सेम प्रश्न है, यूपीपीसीएस प्री में 1991 में पूछा गया, फिर वही प्रश्न रिपीट हुआ 10 साल के बाद, 10 साल नहीं 20 साल के बाद यूपीपीसीएस मेंस में। ठीक है। तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। अगला, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? अमीर खुसरो, इब्न बतूता, सुल्तान फिरोज शाह और जियाउद्दीन बर्नी। तो सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण इब्न बतूता देता है, और वो बताता है कि 2 तरह के डाक की व्यवस्था थी, एक तो पैदल और दूसरा जो है घोड़े के द्वारा। तो 4-4 मील पर चौकियां बिठाई गई थी, और वो बताता है कि मुल्तान से ही कि दिल्ली का रास्ता 50 दिन का, लेकिन जो मोहम्मद बिन तुगलक है उसको सूचना केवल 5 दिन में मिल जाती है। तो 4-4 मील पे चौकियां बिठाई गई थी। एक जगह से चिट्ठी आती थी, वो तुरंत जो है घोड़ा लेकर के निकलता था, और 4 मील आगे जाकर के दूसरा घोड़ा तैयार होता था, उसको चिट्ठी पकड़ाई जाती थी, वो तुरंत वहां से निकलता था। ऐसे 4-4 मील पे घोड़े बदल जाते थे। और एक पैदल था, तो पैदल में वो चिट्ठी लेके दौड़ता था, और एक उसके पास जो है वो होता था डंडे के समान, उस पर जो है कुछ लगा होता था, तो वो बजाता हुआ जाता था। जब चौकी के पास पहुंचता था तो जो चौकी में व्यक्ति है उसको सुनाई देता था कि नहीं अब वो आ गया, तो वो तैयार रहता था। तो ऐसे चिट्ठी लिया और फिर वो दौड़ने लगा, फिर 4 मील के बाद उसको देखकर फिर ऐसे। तो ये डाक इब्न बतूता ये बताता है। तो 18 का जो हमारा उत्तर है वो है बी। आगे बढ़ते हैं। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। तो हिंदू त्योहारों में खास करके होली में भाग लेने का काम किया मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो 19 का उत्तर है बी। अगला, दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर एक इतिहासकार ने कहा राजा को प्रजा से मुक्ति मिली व उन्हें राजा से? बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में यह कहा गया कि राजा को अपने सुल्तान से, प्रजा को अपने सुल्तान से और सुल्तान को अपनी प्रजा से क्या हुआ? मुक्ति मिल गई। अगला, इतिहासकार बदायूनी ने ही कहा है, किसकी मृत्यु पर कहा था कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई? तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में कहा गया था। वो जो फितूर नई नई चीजें उसके करने का था, उससे प्रजा भी परेशान ही हो गई थी। दिल्ली की प्रजा तो राजधानी परिवर्तन से बहुत ही परेशान हुई। ठीक है। तो डी हमारा उत्तर है। अगला, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने बेरोजगारों को रोजगार दिलवाया? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, शेर शाह सूरी। तो निम्नलिखित
सुल्तानों में से बेरोजगारों को रोजगार दिलवाने के लिए एक रोजगार दफ्तर का निर्माण फिरोज तुगलक ने करवाया? तो हमारा उत्तर है सी, फिरोज तुगलक, 22 का सी। अगला, बेरोजगारों के सहायतार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना की थी? बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने? तो निश्चित रूप से फिरोज शाह तुगलक ने यह किया था। 23 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। अब आप देखिए कि कितना जो है एक ही प्रश्न बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये रोजगार कार्यालय वाले प्रश्न को तो आपको ध्यान रखना है। अगला, दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया, वह था इल्तुतमिश, फिरोज तुगलक, गियासुद्दीन शाह, बहलोल लोदी? तो फिरोज तुगलक ने एक अलग विभाग दीवान खैरात की स्थापना की थी। तो जो गरीब मुस्लिम अनाथ महिलाएं हैं, जो विधवा हैं, उनका विवाह कराने के लिए और जो गरीब अनाथ महिलाएं हैं उनकी सहायता करने के लिए ये विभाग बनाया गया था। इसने दारुल सफा की भी स्थापना की, वहाँ वो खैराती अस्पताल था। ठीक है, इस तरह का काम इसने किया। बी हमारा उत्तर है। तो आइए फिरोज तुगलक के बारे में कुछ समझ लिया जाए। ठीक है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक का चचेरा भाई था। सुल्तान बनने के पश्चात फिरोज तुगलक को मोहम्मद बिन तुगलक के कड़वे विरासत का सामना करना पड़ा, जिसमें असंतुष्ट किसान थे। जब मोहम्मद बिन तुगलक मरा तो विक्षुब्ध अमीर थे, विक्षुब्ध उलेमा वर्ग तथा साम्राज्य का तेजी से विघटन हो रहा था। तो इन सबको रोकने के लिए उसने जो है जो समाधान किया, पहला तो इसने कृषकों के कृषि ऋण, जिसे सोंधर कहा जाता था, उसको माफ किया। उलेमाओं को शासन प्रशासन में उच्च पद दिया। स्वयं को खलीफा का नायक घोषित किया कि मतलब कुल मिलाकर के इस्लामिक रूप से साम्राज्य चल रहा है, उलेमा प्रसन्न रहे। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। यह दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान था जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगा दिया। ठीक है, उसने खुतबे में एक प्रश्न और महत्वपूर्ण तथ्य कि इसने खुतबे में कुतुबुद्दीन ऐबक को छोड़कर दिल्ली सल्तनत के सभी सुल्तानों के नाम का उल्लेख करवाया। शुक्रवार को जो नमाज होती है, जुम्मे की नमाज, उसमें जो है खुतबा पढ़ा जाता है, तो उसमें शासक का नाम होता है। खुतबे का ये मतलब है। ठीक है, चलिए अगला, निम्नलिखित में से किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक? तो निम्नलिखित सुल्तानों में सबसे अधिक गुलाम थे फिरोज तुगलक के दरबार में। कहा जाता है कि इसे गुलामों का शौक था और इसने एक विभाग ही बना दिया था, दीवाने बंदगान। और इसके समय में यह कहा जाता है कि 1.5 लाख से अधिक गुलाम थे। ठीक है, तो गुलामी की प्रथा तो उस समय प्रचलित ही थी इन विदेशी आक्रांताओं में। अगली, मध्यकालीन भारतीय राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक अलग आरिज विभाग स्थापित किया, तो सही पूछा जा रहा है, असल में यह गलत है। अलाउद्दीन खिलजी ने पहले एक आरिज विभाग नहीं स्थापित किया, बल्कि बलबन ने एक सैन्य विभाग, आरिज विभाग स्थापित किया। बलबन ने अपनी सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की? नहीं, यह काम अलाउद्दीन खिलजी ने प्रारंभ किया सबसे पहले। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर उसके चाचा बैठे? नहीं, मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसकी गद्दी पे फिरोज तुगलक बैठा, जो कि उसका चचेरा भाई था, न कि चाचा था। फिरोज तुगलक ने गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया? बिल्कुल सही है, दीवाने बदगान। ठीक है, तो डी हमारा उत्तर है। अगला, सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना की थी? इल्तुतमिश ने, बलबन ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज शाह तुगलक ने? तो सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने किया है। और फिरोज शाह तुगलक के बारे में बहुत सारी बातें हैं, जिसमें कि कुछ तो ऐसा लगता है कि नहीं, कहा गया कि इसने 300 नगरों की स्थापना की। ठीक है, जो कि ठीक नहीं लगती बात। तो डी हमारा उत्तर है। आइए फिरोज तुगलक के बारे में बात कर ले। तो फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने दिल्ली सल्तनत की आय का ब्यौरा तैयार करवाया, और इसने 24 प्रकार के करों को समाप्त कर दिया और 4 प्रकार के करों को ही केवल वसूला। एक तो खराज, दूसरा खुम्स, जजिया, जो कि एक इस्लामिक राज्य में रहने वाले गैर मुस्लिमों से लिया जाता था, इसे जजिया कर कहते थे। ठीक है,
तो ये जजिया। जकात ये धार्मिक कर था जो मुसलमानों से लिया जाता था। खुम्स क्या था, तो खुम्स लूट में जो माल मिलता था उसे खुम्स कहते थे, ये भी। और खराज जो है जो कृषि पर कर लगता था, ठीक है। इन 4 करों के अतिरिक्त फिरोज तुगलक ने पहली बार सिंचाई कर, क्या नाम दिया गया इसे, हक सर्ब, ठीक है, यह सिंचाई कर था। यह उपज का 1/10 हिस्सा होता था, यानी कुल उपज का 10% हिस्सा इसके दायरे में आता था। लेकिन यह कर वही देता था जो शाही नहर से पानी लेकर के खेती करता था, ठीक है। इसने 5 नहरों का भी निर्माण कराया। तो कृषि की उत्पादकता को बढ़ाने के लिए इसने 5 बड़ी नहरों का निर्माण कराया, जिसमें महत्वपूर्ण है दिल्ली से हिसार उलुग खानी नहर और सतलज से घग्गर राजवाही नहर, ये दोनों महत्वपूर्ण है। फिरोज द्वारा निर्मित नहरों का वर्णन याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने तारीख मुबारक शाही में किया है। और फिरोज को गुलामों का शौक था, उसने गुलामों के लिए एक पृथक विभाग दीवाने बदगान की स्थापना की। बंदगान, दिल्ली का जो सुल्तान भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है वह था, ये आईएएस का प्रश्न है, इल्तुतमिश गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, सी हमारा उत्तर है। अगला, दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज्यादा नहरों का निर्माण किया था, फिरोज शाह तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन, सिकंदर लोदी, निश्चित रूप से फिरोज शाह तुगलक। 5 नहरों का इसने निर्माण किया था। और ये लेटेस्ट प्रश्न है 2019 का। बीपीएससी को तो लगता है मध्यकालीन इतिहास या दिल्ली सल्तनत से बड़ा प्रेम है, खूब भर भर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, निश्चित रूप से फिरोज तुगलक, डी हमारा उत्तर है। देखिए एक ही प्रश्न कितनी बार जो है रिपीट हो रहे हैं, ठीक ना। अगला, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया था, बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो जजिया, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जजिया कर एक इस्लामिक देश में रहने वाले, हालांकि कुल मिला के 8-10% लगभग यही मुस्लिम रहे होंगे भारत में, लेकिन ये एक इस्लामिक देश था। खलीफा मान्यता देता था यहाँ के शासकों को, जो कि बगदाद में बैठता था। तो ये इस्लामिक राष्ट्र था। तो इस्लामिक राष्ट्र में, किसी भी इस्लामिक राष्ट्र में जो गैर इस्लामिक लोग रहेंगे, जो मतलब इस्लाम को मानने वाले नहीं होंगे, जिन्हें काफिर कहा गया है, तो काफिरों के लिए यही है कि अगर तुम्हें एक इस्लामिक देश में रहना है और तुम अल्लाह को नहीं मानते हो, तो तुमको क्या करना होगा कि तुमको जजिया देना होगा। तो दिल्ली सल्तनत में यह रिवाज था कि जजिया सब हिंदुओं पे लगाया जाएगा, लेकिन ब्राह्मणों को इससे हम मुक्त रखेंगे। लेकिन फिरोज तुगलक ने यह कहा कि नहीं, ब्राह्मण भी इसके अंतर्गत आएंगे, क्योंकि ये उलेमाओं को खुश करना चाहता था। तो कहते हैं कि दिल्ली में ब्राह्मणों द्वारा इसके विरोध में भूख हड़ताल की गई और अंत में सब हिंदुओं ने यह तय किया कि ब्राह्मणों के हिस्से का जो जजिया है वो अन्य हिंदू चुकाएंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी, शेरशाह सूरी। तो निम्नलिखित सुल्तानों में से फलों की गुणवत्ता सुधारने के उपाय किया फिरोज तुगलक ने। इसके बारे में यह कहा गया है कि इसने 1200 नए बागों का निर्माण किया, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली कौन लाया था, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी, सिकंदर लोदी। तो टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लेकर के आया था फिरोज शाह तुगलक। आइए फिरोज शाह तुगलक के बारे में कुछ और अन्य तथ्यों को जान ले। तो फिरोज तुगलक निर्माण कार्यों में गहरी रुचि लेता था। इसने सराय, मस्जिद, नगर, मदरसा आदि की स्थापना की। एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि यह पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जिसने लोक निर्माण विभाग की स्थापना की। इसने पुराने भवनों की मरम्मत कराई, जिसमें कि कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, हौज खास प्रमुख है। उसने अशोक के स्तंभों टोपरा, अंबाला या यमुनानगर, मेरठ के स्तंभ को लाकर दिल्ली में स्थापित किया। इतिहासकार ब्लूजले हेग ने फिरोज तुगलक को भवन निर्माण के कारण भारत का आगस्टक कहा है। इसने अपनी आत्मकथा का फारसी में
जो फारसी में थी, फुतुहात ए फिरोज शाही के नाम से इसने लिखा। ठीक है। अगला, दिल्ली का कौन सा सुल्तान अशोक स्तंभ को दिल्ली लाया था? देखिए फिर से रिपीट है प्रश्न, तो सीधा सा हम देखेंगे कि फिरोज शाह तुगलक लेकर के आया था, ये हमारा उत्तर होगा। अगला, दिल्ली के किस सुल्तान ने इस उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की कि उससे दोनों संप्रदायों को लोगों में एक दूसरे के विचारों की समझ बेहतर हो सके? तो इसका भी उत्तर है फिरोज तुगलक। अब समस्या ये होती है घटना चक्र चाहे इस तरह के जो है टॉपिक वाइज प्रश्न देखने में कि निश्चित रूप से मान लीजिए तो तुगलक वंश में तो कई शासक थे, लेकिन एक प्रकार से पैटर्न समझ आ जाता है, तो एक ही उत्तर बार बार बताना, कुछ मतलब बदलाव हो तो कुछ नया बने। अब तो जो भी पीपीटी आएगी सब में फिरोज तुगलक हो जाएंगे। अगला, राज्य के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला भारतीय शासक था? अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक, अकबर, औरंगजेब? तो निश्चित रूप से फिरोज तुगलक। मैंने आपको बताया इसने जो है विधवा महिलाएं, जो अनाथ महिलाएं हैं उनकी सहायतार्थ रोजगार कार्यालय, इसके अलावा इसने जो है खैराती अस्पताल, ये सब जो है लोक कल्याणकारी काम किए। बी हमारा उत्तर है। अगला, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा क्या था? तो दारुल सफा एक दानशाला थी, एक खैराती अस्पताल था, एक पुस्तकालय, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह था। तो फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारुल सफा था एक खैराती अस्पताल। बी हमारा उत्तर है। तो 2011 में बीपीएससी में, फिर यूपीपीसीएस में 13 में पूछ लिया गया। अगला, दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से कौन था? फिरोज शाह तुगलक, गियासुद्दीन तुगलक, शाह द्वितीय, नासिरुद्दीन महमूद और नुसरत शाह? तो दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक निम्नलिखित में से था नासिरुद्दीन महमूद। तो नासिरुद्दीन महमूद अंतिम शासक था। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जो है फैक्ट्स को हम जान ले तो नासिरुद्दीन महमूद 1394 ईस्वी से 1412 ईस्वी के दौरान दिल्ली सल्तनत का शासक था। इसी के समय में मलिक सरवर ख्वाजा जहां ने जौनपुर में सरकी राजवंश की नींव डाली और इसके समय तक दक्षिण भारत, बंगाल, बिहार, मालवा, बुंदेलखंड, खानदेश लगभग सभी स्वतंत्र हो गए थे और जो साम्राज्य था दिल्ली सल्तनत का वो बिल्कुल सिमट गया था। और इसके बारे में ये कहा जाता था कि जहां पना की जो सल्तनत है वो दिल्ली से पालम तक है। तो जहां पना की जो सल्तनत है वो कहां से कहां तक है? तो दिल्ली से पालम तक है। मतलब ये मजाक उड़ाया जाता था। और इसके समय में दो सुल्तान एक ही समय पर दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठे थे, दिल्ली में नासिरुद्दीन और फिरोजाबाद में नुसरत शाह। इसी के समय में 1398 ईस्वी में तैमूर लंग का भारत पर आक्रमण हुआ जिसने कि एक जर्जर हो चुके तुगलक वंश को उखाड़ फेंका। हालांकि तुगलक वंश का अस्तित्व जब तक ये जीवित था 1412 ईस्वी तक था, लेकिन वहीं से ये जर्जर हो गया तैमूर के आक्रमण के बाद। पहले से ही जर्जर था, फिर वो धक्का बर्दाश्त नहीं कर पाया। अगला, तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया? 1210, 1398, 1492, 1526। तैमूर लंग ने 1398 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया। अगला, तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में किस वंश का राज स्थापित हुआ? तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में लोदी, सैयद, तुगलक, खिलजी। तो निश्चित रूप से तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में सैयद वंश का राज स्थापित हो गया जो कि चला 1414 से 1491 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए अगला, निम्न को उनके काल क्रमानुसार क्रमबद्ध कीजिए। रुकनुद्दीन, मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक, आलम शाह। तो इन्हें काल क्रमानुसार क्रमबद्ध करना है। निश्चित रूप से यह कठिन प्रश्न है। रुकनुद्दीन को अगर आप जानते हो इल्तुतमिश के बाद तो भी बी और सी में ऑप्शन होगा। तो ये असल में क्रम से ही लगे हैं। रुकनुद्दीन, मुबारक खान, फिरोज शाह तुगलक, आलम शाह। 1, 2, 3, 4 सी उत्तर है हमारा। अगला,
निम्नलिखित सल्तनत शासकों में से कौन अफगान मूल के थे? खिलजी, तुगलक, सैयद, लोदी। तो दिल्ली सल्तनत पे जो 5 राजवंशों ने शासन किया उसमें से अफगान थे, वंश था लोदी वंश, ठीक है, जिसकी स्थापना बहलोल लोदी ने की और ये वंश 1451 से 1526 तक चला। इस वंश का जो अंतिम शासक था वो इब्राहिम लोदी था, जिसे बाबर ने पानीपत के मैदान में हरा दिया और वहीं पर ये युद्ध लड़ते ही मारा भी गया। तो 42 का हमारा उत्तर है डी, लोदी वंश। अगला, दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों के शासन का निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालानुक्रम है? सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी, बहलोल खान लोदी। तो पहले तो बहलोल जहां होंगे वही होगा, बहलोल खान लोदी, सिकंदर शाह, इब्राहिम लोदी। बहलोल खान लोदी संस्थापक, उसके बाद सिकंदर शाह, उसके बाद इब्राहिम लोदी। तो सी हमारा उत्तर है। ये आईएएस प्री 2006 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिया गया मानचित्र किस लोदी सुल्तान से संबंधित है? और मानचित्र ए से चिन्हित स्थान किस नगर को निरूपित करता है? तो 2 प्रश्न है। ये मानचित्र लोदी वंश के किस सुल्तान का है, पहला, और दूसरा ये कि इस मानचित्र में जो ए से चिन्हित स्थान है, यहां पर आप देखें तो ए लिखा हुआ है, हो सकता है आपको न दिखे तो मैंने मार्क कर दिया है, और ये जो है पूरा साम्राज्य है। तो दिया गया मानचित्र संबंधित है बहलोल लोदी के साम्राज्य से, पहले प्रश्न का उत्तर। और ए में जो ये दर्शाया गया है स्थान, ये है जौनपुर। तो जौनपुर से सरकी वंश का नामो निशान मिटा करके उसे दिल्ली सल्तनत में मिलाने का काम बहलोल लोदी ने किया। एक तथ्य बहलोल लोदी से जुड़ा हुआ और है कि ये दिल्ली सल्तनत का, पूरे दिल्ली सल्तनत का सबसे लंबे समय तक शासन करने वाला शासक था। इसने कुल 38 वर्ष शासन किया, 1491 से 1489 तक इसने दिल्ली सल्तनत पे शासन किया। तो ए हमारा उत्तर है। अगला, महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को किस युद्ध में परास्त किया था? घातौली का युद्ध, सारंगपुर का युद्ध, सिवाना का युद्ध, खानुआ का युद्ध। तो महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को घाटौली या घातौली के युद्ध में 1518 ईस्वी में पराजित किया था, ठीक है। और फिर कहा जाता है कि महाराणा सांगा ने ही बाबर को निमंत्रण दिया था, लेकिन कि इब्राहिम लोदी को पराजित किया जाए, लेकिन इब्राहिम लोदी को तो महाराणा सांगा ने पहले ही पराजित कर दिया था खतौली के युद्ध में। अगला, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने एक नगर बसाया जहां अब आगरा है? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी। तो निम्नलिखित सुल्तानों में से सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना 1504 ईस्वी में की, और इसके पीछे उसका यह उद्देश्य था कि यहां से, आगरा से मैं राजस्थान के शासकों पर नियंत्रण रखूंगा। तो यमुना नदी के किनारे एक नवीन शहर इसने बसाया जो आगरा है। किस मध्ययुगीन सुल्तान को आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है? इल्तुतमिश, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी। तो निश्चित रूप से 47 का जो हमारा उत्तर है वो है डी, सिकंदर लोदी। अगला, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की? अब देखिए कितना ज्यादा रिपीट एक ही प्रश्न हो रहा है। तो निश्चित रूप से सिकंदर लोदी ने आगरा नगर की स्थापना की। अगला, निम्न में किसने गुल रुखी उपनाम से अपनी कविताओं की रचना की? फिरोज शाह तुगलक, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी और इब्राहिम लोदी। तो निश्चित रूप से सिकंदर लोदी हमारा उत्तर है सी। अगला, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? अब देखिए, यूपीपीसीएस 11, यूपीपीसीएस 4, यूडीएलडीए 10, यूपीपीसीएस मेंस 2005, ठीक है। तो निम्नलिखित में से आगरा की स्थापना की सिकंदर लोदी ने, 50 का हमारा उत्तर है सी। अगला, निम्नलिखित सुल्तानों में से कौन अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है?
अलाउद्दीन खिलजी, गियासुद्दीन तुगलक, फिरोज तुगलक, सिकंदर लोदी। तो डी हमारा उत्तर है। सिकंदर लोदी ने खाद्यान्न पर से चुंगी को समाप्त कर दिया। तो ऐसे में जब खाद्यान्न पर से चुंगी कर हट गया तो खाद्यान्न का मूल्य सस्ता हो गया। इसके अलावा सिकंदर लोदी प्रसिद्ध है अपने भूमाप की एक इकाई जिसे कहा गया गजे सिकंदरी, उसके लिए प्रसिद्ध है। उसको शेर शाह ने और अपने प्रारंभिक समय में अकबर ने भी जो है उसका प्रयोग किया। ठीक है, अगला, निम्नलिखित वंशों ने किस क्रम में दिल्ली पर शासन किया? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो पहले गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक, फिर सैयद, फिर लोदी। तो यहां गुलाम सबसे पहले होगा 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 3, 3 के बाद 2, लोदी लास्ट थे। तो 4 1 3 2, 4 1 3 2, यानी 52 का जो हमारा उत्तर है वो है डी। आगे बढ़ते हैं। इनमें कौन गुलाम वंश का नहीं था? बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक सब गुलाम वंश के थे। गुलाम वंश का केवल नहीं था इब्राहिम लोदी, और इब्राहिम लोदी लोदी वंश का भी अंतिम शासक था और दिल्ली सल्तनत का भी अंतिम शासक था। पानीपत के युद्ध में बाबर ने इसे पराजित करके मुगल राजवंश की नींव डाल दी। तो डी हमारा उत्तर है। इस प्रकार से हमने कुल 53 प्रश्नों को देखा जो तुगलक और लोदी राजवंश से पूछे गए थे। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि मेरा ये प्रयास आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। साथ ही अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ मिलता हूं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद।